वेलकम बैक ऑन अमृत की पाठशाला। तो आज का ये जो वीडियो है ये एक पॉलिटी का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो इलेक्ट होते हैं, कैसे उनको चुनता है, किस तरीके से चुना जाता है, क्या क्या उनका पावर है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, तो पहला क्या है? सबसे पहले इसमें आता है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या है? तो आर्टिकल 52 जो है वो कहता है कि इट स्टेट्स दैट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 के तहत ये है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। तो ये बात कहाँ से आया? तो ये बात आर्टिकल 52 में आया, भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। ये बात आर्टिकल 52 के तहत एक राष्ट्रपति होगा। फिर आर्टिकल 53 में क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर मतलब जो कार्यपालिका वाला जो पावर है, ठीक है, वो किसके पास होगा? वो प्रेसिडेंट के पास होगा। मतलब कि जो भी कार्यपालिका से जुड़ा हुआ पावर होगा वो किसके पास होगा? प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव में टॉप पे आते हैं प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर जो है मिनिस्टर, फिर कैबिनेट मिनिस्टर। ऐसे क्या है, पूरा एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट है जिसके ज़रिए पूरा एग्जीक्यूटिव का काम होता है। तो क्या है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन का, वो प्रेसिडेंट के अंदर, मतलब कोई भी अगर काम होता है तो वो क्या हो, प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। कोई भी अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है। उसके बाद क्या है कि ही इज़ अ सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज। जो भी डिफेंस फोर्सेज है, मिलिट्री, नेवल और एयर, तीनों का जो है सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? वो होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो डिफेंस फोर्सेज के प्रेसिडेंट मेन हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। उसके बाद क्या है, ही इज़ ओनली ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ये सिर्फ क्या है, एक संवैधानिक हेड है। ठीक है, या इसको बोलते हैं डेज्यूर हेड। डेज्यूर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिफैक्टो हेड है। प्राइम मिनिस्टर डिफैक्टो हेड है, उनके पास एक्चुअल है पावर है। जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर करता है। प्रेसिडेंट से दो, प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ डीज्योर हेड है और प्राइम मिनिस्टर डिफैक्टो हेड है। मतलब एक्चुअल में जो हेड है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वही सारा जो है नीति वगैरह बनाता है देश के लिए। प्रेसिडेंट सिर्फ उसमें हाँ होता है, मतलब उसमें जो है सारा जो डिसीजन प्राइम मिनिस्टर द्वारा लिया जाता है, प्रेसिडेंट में उसका हाँ किया हुआ होता है। तो उनकी तरफ से पूरा खुला छूट दिया जाता है कि आप कर सकते हैं, उन्हीं के नाम पे किया जाता है। तो वो क्या है, सिर्फ एक डेज्यूर हेड है, मतलब एक नाम के हेड है या सिंबॉलिक हेड है। वो क्या है? एक सिंबॉलिक हेड है या डीज्योर हेड है, एक संवैधानिक पोजीशन है खाली उनका। ठीक है, उसके बाद क्या है, ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो है वो भारत के पहले नागरिक होते हैं। प्रेसिडेंट भारत के पहले नागरिक होते हैं। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली, प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? इनडायरेक्टली का मतलब कि प्रेसिडेंट डायरेक्टली लोगों को द्वारा चुने नहीं जाते। मतलब लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को नहीं चुनते हैं, लोगों के प्रतिनिधि जो लोकसभा में है और जो विधानसभा में है उनके द्वारा प्रेसिडेंट को चुना जाता है। लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके द्वारा जो है चुना जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी का विधानसभा, उन सभी रिप्रेजेंटेटिव द्वारा जो है प्रेसिडेंट को चुना जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब लोगों द्वारा, इनडायरेक्ट मतलब लोगों के प्रतिनिधि द्वारा। उसके बाद है कि किस तरह का होता है इलेक्शन। तो जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज हेल्ड इन द अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो किस तरीके से होता है? तो वो होता है प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो किस तरीके से होता है? तो वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका हिंदी क्या हुआ? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसको बोलते हैं सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसका मतलब क्या है? तो ये जो है यहाँ से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब आया कि
प्रेसिडेंट की वोटिंग में क्या होता है, सबसे पहले बनता है इलेक्टोरल कॉलेज। सबसे पहले जो विधानसभा के जो मेंबर है, जो लोकसभा के जो मेंबर है, जो राज्यसभा के जो मेंबर है और दिल्ली और पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है, इन सभी का एक बनता है इलेक्टोरल कॉलेज। उस इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है, जितने मेंबर है उन सभी को दिया जाता है एक बैलेट पेपर। उस बैलेट पेपर में क्या होता है, जो भी राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार खड़ा हुआ है, तो जितने भी सदस्य उस इलेक्टोरल कॉलेज में है, उनको उस बैलेट पेपर पे अपना एक वोट देना होता है अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपने प्राथमिकता के अकॉर्डिंग कि वो सबसे पहले किसको वोट देंगे। उसके बाद कहता है नंबर 1 नंबर 2, अगर 4 लोग खड़े हैं तो वो अपना क्या करते हैं, अपना प्रेफरेंस देते हैं, अपना प्राथमिकता देते हैं वोटिंग में। मतलब सबसे पहले किसको वो चाहते हैं कि बने, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 4 नंबर। अगर 5 लोग खड़े हैं, अगर 5 उम्मीदवार है तो वो पाँचों का नाम अपनी प्राथमिकता के अकॉर्डिंग लिख सकता है कि फर्स्ट में ये, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में है। उसके बाद क्या होता है, जितने भी सदस्य हैं जो अपना बैलेट पेपर पे अपना प्राथमिकता देते हैं उम्मीदवारों का, उसको काउंट किया जाता है। और अगर जो नंबर 1 पे जो दिया जाता है, जो भी सबसे पहले नंबर पे जो प्राथमिकता वाले जो उम्मीदवार का नाम, ठीक है, जितने भी सदस्य थे उनके द्वारा जो बैलेट पेपर पे अगर पहले नंबर के उम्मीदवार का मेजॉरिटी मतलब 50% जो है वैल्यू, 50% अगर मेजॉरिटी आ जाता है, अगर पहले नंबर बैलेट पेपर में पहले नंबर वाले का अगर 50% मेजॉरिटी आ जाता है तो उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अगर नहीं हो पाता है तो फिर क्या होता है कि जो सबसे लोएस्ट नंबर पहले प्रेफरेंस में गिनने के बाद जो सबसे लोएस्ट नंबर वाला जो होता है उम्मीदवार, उसके वोट को ट्रांसफ़र किया जाता है फिर सेकंड वाले को। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जहाँ पे क्या होता है कि वोट जो है प्राथमिकता के अकॉर्डिंग अगर पहले वाली गिनती में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया तो उसके फिर क्या करते हैं, वोट को आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो ये क्या है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के जरिए प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। अब क्या है, तो जो इलेक्टोरल जो कॉलेज आर्टिकल 54 के तहत इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, जिसमें कौन कौन होता है, तो उसमें जो है होता है इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, तो इसमें होता है लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्टेड चुना हुआ मेंबर, लोकसभा राज्यसभा का चुना हुआ मेंबर इलेक्टेड मेंबर। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य के विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर लोकसभा का, राज्यसभा का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, और साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर को चुना जाता है। ये जो बात है कि दिल्ली और पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को चुना जाता है इस इलेक्टोरल कॉलेज में, ये 70th अमेंडमेंट 70वां जो संशोधन हुआ था 1992 में, उसके जरिए इसको ऐड किया गया। और ये लागू कब हुआ, ये 1 जून 1995 से लागू किया गया ये बात। और 70वां जो संशोधन था 1992 में, उसके ज़रिए इसको डाला गया है। तो ये प्रेसिडेंट के चुनाव में जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है तो उसमें कौन कौन होता है, तो उसमें लोकसभा राज्यसभा का चुना हुआ इलेक्टेड मेंबर, उसके बाद जितना भी स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का मेंबर चुना हुआ, और दिल्ली पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्टेड मेंबर। जो भी नॉमिनेटेड मेंबर है मतलब कि जो भी मनोनीत प्रेसिडेंट द्वारा क्या होता है कि राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, मतलब मनोनीत करते हैं। लोकसभा में 2 मेंबर को मनोनीत करते हैं जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का होता है। तो जो भी मनोनीत किया हुआ जो मेंबर होता है, मतलब जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है, वो इसमें टेक पार्ट नहीं करता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड चुना हुआ मेंबर ही टेक पार्ट करता है, उसमें शामिल होता है। जितना भी मनोनीत या नॉमिनेटेड मेंबर है वो टेक पार्ट नहीं करता है। तो ये बात ध्यान रखने का है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ चुना हुआ होता है, चुना हुआ मेंबर ही शामिल हो पाता है उसके इलेक्शन में। जो मनोनीत है, जो नॉमिनेटेड है, वो टेक पार्ट नहीं करता है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि प्रेसिडेंट जो है एक तरह से क्या है, सिर्फ सिंबॉलिक हेड है, उनके नाम पे सारा काम किया जाता है,
उनके द्वारा नहीं किया जाता है, उनके नाम पे किया जाता है। काम कौन करता है? सारा काम जो है प्राइम मिनिस्टर द्वारा और उनके कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा किया जाता है। किसके नाम पे? तो प्रेसिडेंट के नाम पे सारा काम किया जाता है। इसीलिए प्रेसिडेंट को बोलते हैं डी ज्यूर हेड और प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं डी फैक्टो हेड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने का। तो आर्टिकल 52 के तहत कहता है कि प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 53 में है कि जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिका का जो पावर है, वो सारा किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन सब काम प्रेसिडेंट के नाम पे प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट जो है डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम हेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भारत के पहले नागरिक हैं। इनका जो इलेक्शन है वो किससे होता है? तो वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आर्टिकल 55(3) के तहत होता है। उसके बाद कैसे होता है? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए पहले एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जो आर्टिकल 54 के तहत है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? तो इस इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा का जो चुना हुआ मेंबर है वही होता है, मनोनीत मेंबर नहीं होता। और जो बाकी जितना भी यूनियन टेरिटरी है उसका कोई भी मेंबर टेक पार्ट नहीं करता है। अब देखते हैं फिर आगे उसमें क्या, और अब देखते हैं आगे। तो आगे क्या है? आगे आर्टिकल 55 ये क्या बोलता है? देयर शैल बी ए यूनिफॉर्मिटी इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो अलग अलग स्टेट जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें एक समानता होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी स्टेट का बहुत ज़्यादा मेंबर आ गया और किसी का बहुत कम आ गया। तो जो रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग स्टेट का वो समान होना चाहिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये बात कहा गया आर्टिकल 55 के तहत। इसके बाद जो सिस्टम है, जिस तरीके से हम लोग प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाते हैं, वो कहाँ से बोरो किया गया? वो बोरो किया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो सिस्टम है, जो तरीका है, जो पद्धति है, वो लाया गया है, बोरो किया गया है यहाँ से। इसके बाद क्या है? आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में क्या है? तो क्वालिफिकेशन की अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए सबसे पहला है कि वो भारत के नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट है 35 साल का उम्र, ये एग्जाम में पूछता है, 35 साल का उम्र होना चाहिए। उसके बाद लोकसभा में इलेक्शन के लिए क्वालिफाई, मतलब वो लोकसभा का मेंबर बन सके उसके लिए क्वालिफाई होना चाहिए। और उसके बाद क्या है? कोई भी ऑफिस जहाँ से उनको इनकम, जहाँ से पैसा आ रहा हो, ऐसा कोई भी ऑफिस उनके अंडर नहीं होना चाहिए जहाँ से वो प्रॉफिट कमा रहे हो। तो ये 4 कंडीशन है कि नागरिक होना चाहिए, 35 साल का एज होना चाहिए, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, और साथ ही कोई भी ऑफिस उनके अंडर नहीं हो जहाँ से उनका इनकम आ रहा हो, ऐसा कोई भी ऑफिस में ज्वाइन नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि जो नॉमिनेशन पेपर है, ठीक है, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जो चाहता है कि प्रेसिडेंट बनना, तो जो उसका एक नॉमिनेशन पेपर फाइल करना पड़ता है। तो जो नॉमिनेशन पेपर है प्रेसिडेंट के कैंडिडेट का, जो नॉमिनेशन पेपर है प्रेसिडेंट के कैंडिडेट का, उसको प्रपोज्ड किया जाना चाहिए। 50 इलेक्टर द्वारा, और साथ ही उसको सपोर्ट में 50 इलेक्टर और चाहिए। प्रपोज दिया जाए 50 इलेक्टर द्वारा और साथ ही सपोर्ट किया जाए या 50 इलेक्टर, तो 50 इलेक्टर जो है प्रपोज करेगा और 50 इलेक्टर जो है इसको सपोर्ट करेगा, तब जाके वो नॉमिनेशन पेपर जो है भर सकता है कोई प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। उसके बाद क्या है? कंडीशन, प्रेसिडेंट के ऑफिस में बने रहने के लिए या जाने के लिए कंडीशन क्या है? सबसे पहले ये है कि वो ना ही लोकसभा, ना ही राज्यसभा, ना ही विधानसभा, किसी भी राज्य के विधानसभा का, लोकसभा का, राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जहाँ से उसको इनकम आ रहा हो, ऐसा कोई भी ऑफिस में वो उनके अंडर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कंडीशन है प्रेसिडेंट के ऑफिस का। फिर देखते हैं आगे और क्या है। तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट को ओथ, जो शपथ है वो दिलवाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को शपथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे, वो जो है प्रेसिडेंट को ओथ, शपथ दिलवाएंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है 5 साल का, प्रेसिडेंट जो है 5 साल के लिए चुने जाते हैं। प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल का होता है। ओथ
प्रेसिडेंट को ओथ वो दिलवाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यकाल 5 साल का, रिज़ाइन कर सकते हैं रेजिग्नेशन देके वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जो है अपने ऑफिस से रिज़ाइन प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को त्याग सकते हैं त्याग पत्र देके वाइस प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट का ओथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यकाल 5 साल, रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट जो है री इलेक्शन, मतलब एक ही प्रेसिडेंट की कितने बार भी जो है दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हैं, मतलब कार्यकाल खत्म होने के बाद वो फिर से प्रेसिडेंट बन सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि एक बार बन सकते हैं या 2 बार बन सकते हैं। प्रेसिडेंट फिर से री इलेक्ट दोबारा चुने जा सकते हैं। एक ही प्रेसिडेंट फिर से दोबारा चुने जा सकते हैं। ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि 1 या 2 बार, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। इन दो वो कितने बार भी जो है चुने जा सकते हैं। उसके बाद जो भी डिस्प्यूट, जो भी अगर कोई विवाद खड़ा होता है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में जो भी विवाद खड़ा अगर होता है तो उसको डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 71 के तहत अगर कोई भी डिस्प्यूट, विवाद खड़ा होता है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, तो वो सारा जो भी है वो कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा। तो उसके बाद है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 क्या बोलता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का महाभियोग। किस ग्राउंड पे, तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अगर प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन होता है तो उस बेसिस पे हम लोग प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी प्रेसिडेंट के खिलाफ चार्ज है उसको एक रिजोल्यूशन के तहत पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में पेश किया जाएगा। मतलब रिजोल्यूशन जिसमें प्रेसिडेंट के खिलाफ चार्ज है उसको लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं भी पेश किया जा सकता है। रिजोल्यूशन को लोकसभा या राज्यसभा कहीं पेश किया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि इस रिजोल्यूशन को पेश करने से पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। और इस रिजोल्यूशन को, ठीक है, 14 दिन के नोटिस देने के बाद इस रिजोल्यूशन को अगर लोकसभा में किया तो लोकसभा में, राज्यसभा में किया तो राज्यसभा में, अगर जिस भी हाउस में किया है उसके 1/4 टोटल नंबर ऑफ मेंबर के 1/4 द्वारा साइन किया जाना चाहिए। मतलब कि प्रेसिडेंट को हटाने का क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहला प्रोसेस है कि जो भी चार्ज है उसको एक रिजोल्यूशन में बना के जो है हम लोग किसी भी हाउस में, लोकसभा में या राज्यसभा में किसी में भी पेश कर सकते हैं। लेकिन पेश करने से पहले ये है कि 14 दिन का पहले एक नोटिस देना पड़ता है। और इस रिजोल्यूशन को जिस भी हाउस में पेश किए हैं, लोकसभा में किए तो लोकसभा, राज्यसभा में किए तो राज्यसभा, उसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर के 1/4, अगर 100 मेंबर है तो उसके 1/4 से साइन होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये 1/4 मेंबर अगर लोकसभा में पेश किए तो लोकसभा के 1/4 मेंबर तो साइन, राज्यसभा में पेश किए तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर द्वारा साइन। ये होने के बाद 14 दिन के पहले नोटिस देने के बाद, ठीक है, 1/4 से साइन हो जाए, 14 दिन पहले नोटिस दिया जाए, उसके बाद रिजोल्यूशन जो है जिस भी हाउस में पेश किया गया है, अगर लोकसभा में पास किया तो लोकसभा के 2/3 टोटल मेंबर के 2/3 से मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अगर राज्यसभा में पास किया गया, मूव किया गया तो राज्यसभा के टोटल नंबर का 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, रेजोल्यूशन लोकसभा में दिया तो ठीक है, राज्यसभा में दिया तो भी ठीक है, लेकिन 14 दिन के पहले नोटिस देना पड़ेगा। और देने के बाद जो भी मेंबर है लोकसभा के, राज्यसभा के टोटल नंबर के 1/4 से साइन होना चाहिए। उसके बाद ही उसको वोटिंग में जाएगा। वोटिंग में जाने के बाद अगर लोकसभा में किया तो लोकसभा के टोटल नंबर का 2/3 मेजोरिटी, अगर राज्यसभा में किया तो राज्यसभा के टोटल मेंबर का 2/3 को मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए। जब लोकसभा या राज्यसभा किसी एक हाउस से पास हो जाता है तो फिर क्या होता है, इस रेजोल्यूशन को दूसरे हाउस में भेजा जाता है जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए दूसरे हाउस में जांच के लिए भेजा जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये हो गया ख़त्म, यहाँ पे स्टेप 1 ख़त्म किया तो लोकसभा से या राज्यसभा से पास हो गया 2/3 मेजोरिटी से। उसके बाद क्या होगा कि उसको दूसरे हाउस में भेजा जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि जो फर्स्ट हाउस जो अपना फैसला सुनाया कि वो सही है कि नहीं है, तो उन चार्जेस को देखेगा सेकेंड हाउस। ठीक है, और अगर फिर दूसरे हाउस से भी, लोकसभा या राज्यसभा दूसरे हाउस से भी अगर वो 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया तो इसका मतलब कि जो चार्ज था वो सही था, वो साबित हो जाएगा। तो अगर दोनों हाउस से 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया तो मतलब चार्ज प्रूव हो गया, तो फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्रेसिडेंट का
इलेक्शन किस तरीके से वो चुने जाते हैं, कौन उनका ओथ दिलवाता है, कौन कितने साल का कार्यकाल है, क्या क्या आर्टिकल है इनसे जुड़ा हुआ, सब कुछ। तो ये जो था फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट का पावर, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो, चाहे विधायिका पावर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका वाला पावर हो, फिर जो पार्टनिंग पावर, क्षमा वाला पावर हो, तो सब कुछ हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में एक साथ देखेंगे। ये वाला वीडियो एक पार्ट 1 था, यह सेकंड पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आएगा। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे बने रहें ताकि ऐसी वीडियो आप देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।